हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं जी आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो हर सिविल साइट इंजीनियर को मालूम होने चाहिए। अगर आप साइट के ऊपर एज अ साइट इंजीनियर काम कर रहे हैं तो आपको इन 10 पॉइंट्स के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो ये है, फ्री फॉल हाइट ऑफ कंक्रीट इज अलाउड मैक्सिमम टू 1.5 मीटर। यानी कि जो फ्री फॉल हाइट होती है कंक्रीट की, जब आप कंक्रीट को पोर कर रहे होते हैं तो वो 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर से ज्यादा है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी जो कंक्रीट है उसके अंदर सेग्रीगेशन अकर हो सकती है। ओके, जो सेकंड पॉइंट होता है वो ये है, जो मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब इज अबाउट 125 mm। यानी कि जो मिनिमम थिकनेस होती है स्लैब की वो 125 mm होती है, इससे कम थिकनेस नहीं होनी चाहिए। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है, लैपिंग इज नॉट अलाउड फॉर द बार्स हैविंग डायमीटर्स मोर देन 36 mm। यानी कि ऐसी बार्स जिनका डाया 36 mm से ज्यादा है उनके अंदर आप लैपिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि जो चेयर्स होती हैं हर 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर आपको एक चेयर प्रोवाइड करना होती है, या आपको अगर हम स्पेसिंग की बात करते हैं तो हर 1 मीटर के बाद आपको एक चेयर जो है वो प्रोवाइड करना पड़ती है। जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है जी, सैंपल्स फ्रॉम फ्रेश कंक्रीट शैल बी टेकन एंड एट लीस्ट अ सेट ऑफ 6 क्यूब्स ऑफ 150 mm शैल बी प्रिपेयर्ड एंड क्योर्ड। 3 cubes each at 7 days and 28 days shall be tested for compressive strength. The results should be submitted to engineers for approvals। यानी कि जब आपके पास फ्रेश कंक्रीट आती है तो आपको उसके अंदर से 6 क्यूब्स जो कि 150 mm के होते हैं उनको प्रिपेयर करना होता है और उनको अच्छे तरीके से क्योर करना होता है। और उनमें से जो 3 क्यूब्स होते हैं वो आप 7 डेज के बाद टेस्ट करते हैं और जो रिमेनिंग 3 होते हैं उनको आप 28 डेज के बाद उनको टेस्ट करते हैं और उनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो नोट करते हैं। और ये जो स्ट्रेंथ होती है ये इंजीनियर को सबमिट करवाई जाती है फॉर अप्रूवल। इफ रिजल्ट्स आर अनसेटिस्फैक्टरी, नेसेसरी एक्शंस एंड रिमेडियल मेजर्स हैज टू बी एक्सरसाइज्ड। यानी कि अगर जो स्ट्रेंथ है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं आती है तो आपको नेसेसरी एक्शंस जो हैं वो टेकन करना पड़ते हैं, या आपको मुख्तलिफ तरीके जो है वो कंक्रीट के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए अप्लाई करने पड़ते हैं ताकि आप रिक्वायर्ड जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसको आप अचीव कर सकें। ओके जी, जो 6 पॉइंट होता है हमारे पास वो ये है, the main bars in the slabs should not be less than 8 mm HYST or 10 mm plain bars and the distribution was not less than 8 mm। अगर हम बात करें जी मेन बार की तो स्लैब के अंदर जब हम मेन बार यूज कर रहे होते हैं तो उनका डाया जो है वो 8 mm से कम नहीं होना चाहिए अगर हम HYST जो बार्स हैं वो यूज कर रहे होते हैं। और अगर हम प्लेन बार को यूज करें तो वो डाया जो है वो 10 mm जो है उससे लेस नहीं होना चाहिए। और अगर हम बात करें जो डिस्ट्रीब्यूशन बार की तो उनका जो डाया है वो भी 8 mm से कम नहीं होना चाहिए। ओके, जो 7 पॉइंट है हमारे पास वो ये है, द वाटर सीमेंट रेशियो फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट शैल नॉट एक्सीड 0.45 फॉर M20 एंड अबव एंड 0.50 फॉर M10 एंड M15। मतलब ये कि जब आप के पास जो ग्रेड है वो M20 होता है या M20 से अबव ग्रेड होता है तो आपकी जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.45 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर जो आप ग्रेड यूज करें वो M10 या M15 है तो आपकी जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम डिस्कस करें जी 8 पॉइंट को तो 8 पॉइंट है जी, मिनिमम बार्स फॉर स्क्वायर कॉलम इज 4 एंड 6 numbers फॉर सर्कुलर कॉलम। मीन्स दैट कि अगर आपके पास स्क्वायर कॉलम है तो उसके अंदर जो मिनिमम नंबर ऑफ बार्स होती हैं वो 4 होनी चाहिए, और अगर आप सर्कुलर कॉलम को यूज कर रहे हैं
तो जो मिनिमम नंबर ऑफ बार्स होती हैं आपके पास वो 6 होनी चाहिए। ओके जी, अगर हम डिस्कस करें नंबर 9 के बारे में, तो 9th पॉइंट के बारे में, तो वो ये है जी, जो वाटर यूज फॉर both mixing and curing shall be clean and free from injurious amount of oils, acids, alkali, salt, sugars and organic materials or other substances that may be deleterious to concrete or steel। यानी कि जो आप वाटर यूज कर रहे हैं फॉर मिक्सिंग एंड क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, वो क्लीन होना चाहिए और उसके अंदर अल्कली, एसिड, साल्ट या शुगर जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए। अगर आपके वाटर के अंदर जो अल्कलीज हैं या ऑर्गेनिक मैटर्स हैं या एसिड्स हैं वो होंगे तो क्या होगा जी, आपकी जो कंक्रीट है वो इफेक्ट हो सकती है और आपके अंदर आप जो स्टील यूज कर रहे हैं कंक्रीट के अंदर उसकी रस्टिंग हो सकती है। इस वजह से इसलिए जो आप वाटर यूज करते हैं वो क्लीन होना चाहिए और उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 6 और 8 के दरमियान होनी चाहिए। ओके, जो हमारा 10th और लास्ट पॉइंट है वो ये है जी, एनी बैक फिलिंग शेल बी कंपैक्टेड 95% ऑफ ड्राई डेंसिटी एट द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। यानी कि जब भी आप कोई भी बैक फिलिंग कर रहे होते हैं तो उसकी जो ड्राई डेंसिटी होती है वो 95% तक होनी चाहिए एट द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ओके जी, ये थे जी टॉप 10 पॉइंट्स जो हर सिविल इंजीनियर्स को मालूम होने चाहिए अगर आप साइट के ऊपर काम कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग टुडे वीडियो। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू जी।